एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हमारा चैप्टर चल रहा है। उसी के कंटिन्यूशन में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। अब इसका क्या मतलब हुआ? एसेट्स और वैल्यू को फिर से वैल्यू करना, ये पता लगाना कि अब हमारे एसेट की वैल्यू क्या है और लायबिलिटी की वैल्यू क्या है, वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ कहलाता है। ये हो सकता है कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के टाइम हमारे कुछ एसेट्स की मार्केट वैल्यू, उनकी जो हमारे पास करंट वैल्यू बुक्स में लिखी हुई, जिसे हम बुक वैल्यू भी कह सकते हैं, उससे ज़्यादा हो या कम हो। ऐसा हो सकता है कि जितना हमने अपनी बुक्स में अपने एसेट्स की वैल्यू लिखी है, मार्केट में उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा हो या कम हो, तो इनको रिवैल्यू कर दिया जाता है। जो बढ़ना हो उसे बढ़ा दिया जाता है, जो कम हो रही है उन्हें कम कर दिया जाता है। ऐसे ही लायबिलिटीज़ को भी रीअसेस किया जाता है, फिर से देखा जाता है। हो सकता है कोई लायबिलिटी ऐसी हो जो अपनी करेक्ट वैल्यू पे ना हो, तो उसको करेक्ट वैल्यू पे लाया जाता है। करेक्ट वैल्यू पे लाने के लिए हो सकता है उसे बढ़ाना पड़े, हो सकता है उसे कम करना पड़े। तो ये एसेट के साथ भी हो सकता है, लायबिलिटी के साथ भी हो सकता है। तीसरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास कुछ ऐसे एसेट्स हो सकते हैं जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं हैं, जो रिकॉर्ड्स में हमारे पास नहीं हैं या रह गए दिखने से, तो उन्हें रिकॉर्ड किया जा सकता है। और ऐसी लायबिलिटीज़ भी हो सकती हैं जो हमारे पास बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है, चाहे गलती से छूट गई या और भी रीजन होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे। तो उन सबको बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है। तो तीन चीज़ों के लिए रिवैल्यूएशन की बात होती है। एक, एसेट्स की वैल्यू को कम ज़्यादा करने के लिए। दूसरा, लायबिलिटी की वैल्यू को करेक्ट करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए। और तीसरा, एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो रिकॉर्ड नहीं की गई हैं बुक्स में, उनको रिकॉर्ड करने के लिए, अनरिकॉर्डेड एसेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज़ को बुक्स में दिखाने के लिए। एक चीज़ और है, बहुत से जनों को, ये स्टूडेंट्स को, ये बुक्स का मतलब समझ नहीं आता है। बुक्स हम लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं। जर्नल, लेजर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब बुक्स हैं। जर्नल एक बुक है, लेजर एक बुक है। तो जब हम बुक्स का बात करते हैं तो जर्नल लेजर की बात हो रही है। हम जितने भी हमारे जर्नल और लेजर बनते हैं उन सब की बात हो रही है। तो बुक्स में ना होने का मतलब उसका जर्नल में ना होना, लेजर में ना होना। जो जर्नल लेजर में नहीं है तो ट्रायल बैलेंस में भी नहीं होगा, ट्रेडिंग पील और बैलेंस शीट में भी नहीं होगा। ठीक है, तो बुक्स का मतलब इन सब जगह में होना होता है। अब ये सवाल उठता है कि रिवैल्यू की ज़रूरत क्या आ गई, क्योंकि हम तो वैसे भी हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट से काम करते हैं। हम तो अगर कोई एसेट पे हर साल डेप्रिसिएशन तो लगाते ही हैं, बढ़ाते कभी नहीं है। वो तो वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड है, बढ़ाना तो मना है। तो जब नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जाता है, ये चार टॉपिक्स में कॉमन है। इसलिए रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मैंने लिखा है पीछे। तो अब क्या ज़रूरत आ गई मेरी इसे एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू करने की? हर साल डेप्रिसिएशन तो हम फिर एसेट्स पे लगा ही रहे हैं, तो उसे और कम करने की जरूरत क्या आ गई? और हम बढ़ा तो सकते ही नहीं हैं, तो फिर बढ़ाने की बात कहाँ से आ गई? ऐसे ही लायबिलिटीज़ की बात भी है। तो क्या कहते हैं, अब इसके लिए पहले हम एक एग्जाम्पल समझेंगे, तब आपको बात समझ आएगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ए और बी प्रॉफिट है, जो वो पार्टनर है जो प्रॉफिट शेयर करते हैं इक्वली। एक पार्टनर आया सी, और अब प्रॉफिट जो हो गई, शेयरिंग न्यू रेशियो वो भी इक्वल हो गई, तीनों के बीच में इक्वल प्रॉफिट हो गया। जब एडमिशन हुआ तो सपोज उस टाइम पर हमारे पास एक लैंड है जिसकी बुक वैल्यू 6000 है। हमारे पास एक ज़मीन है जिसकी 6 लाख कीमत हमारी बुक्स में लिखी हुई है। हमारी बैलेंस शीट कहती है द वैल्यू ऑफ लैंड है 6 लाख, बट इट्स मार्केट वैल्यू इज 9 लाख। यानी अगर इसी को अभी हम बेच दें मार्केट में जाकर तो 9 लाख रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, अब ये क्या कहते हैं, अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो इस ज़मीन को अभी बेच दें या बाद में बेचें। अगर इस ज़मीन को अभी बेचेंगे तो हमें 3 लाख का प्रॉफिट होगा, और ए को भी 1,50,000 मिलेंगे, बी को भी 1,50,000 मिलेंगे। और
दूसरा ऑप्शन क्या है कि इसे हम कुछ दिनों बाद बेचते हैं, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद, या मान लेते हैं कुछ दिनों बाद बेचते हैं, सी के एडमिशन होने के कुछ दिनों बाद। तो क्या होगा, तो ये 3 लाख का प्रॉफिट ए बी सी में बटेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख। ए और बी ये नहीं कह सकते कि सी हम तुम्हें प्रॉफिट नहीं देंगे, क्योंकि जिस डेट को एडमिशन हुआ था उस डेट के बाद जो भी होगा वो ए बी सी तीनों में बटेगा। तो यहाँ पे तो सी को फ़ायदा हो गया। अगर आपने ज़मीन पहले बेच दी होती तो आपको 1,50,000 मिलते, आप रुक गए तो सी को भी मिल गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर भी ए और बी पार्टनर हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयर करते हैं, सी को एडमिट किया गया, न्यू इक्वल रेशो है। अब की और एडमिशन के टाइम अब की बार एक इन्वेस्टमेंट है जिसकी बुक वैल्यू 9 लाख है और मार्केट वैल्यू 6 लाख है। अब यहाँ पे मैंने उल्टा ले लिया है, नंबर चेंज हो गए। यहाँ पे अगर आप अभी बेच देते हो तो आपको 3 लाख का नुकसान हो जाएगा। उसमें से ए को भी 1,50,000 रखना पड़ेगा, बी को भी 1,50,000 रखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सी के एडमिशन कुछ दिनों बाद करते हैं तो तीनों को 1 लाख रखना पड़ेगा। ऐसे में सी कहेगा मैं तो नहीं रखता, ये इन्वेस्टमेंट तो मेरे आने से पहले की थी। तो यहाँ पर सी मना नहीं कर सकता। जैसे पहले ए और बी मना नहीं कर पा रहे थे प्रॉफिट के केस में, ऐसे ही यहाँ पर सी मना नहीं कर पाएगा लॉस के केस में। तो रूल क्या है, रूल क्या कहता है, फिर किस हिसाब से चलें कि कभी सी मना कर रहा है, कभी ए और बी मना कर रहे हैं, कब ए और बी की बात मानी जाए, कब सी की बात मानी जाए। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अब, और मैं अभी इन्वेस्टमेंट बेचना भी नहीं चाहता, मैं अभी लैंड बेचना भी नहीं चाहता हूँ। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी बुक्स में लैंड की वैल्यू को 9 लाख तक दिखा दो बढ़ाकर, और ये 3 लाख का प्रॉफिट ए और बी में अभी बांट दो। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट को 3 लाख रुपीज़ से कम करके दिखा दो और इस लॉस को ए और बी में अभी बांट दो। उसके बाद सी को बुलाओ। अब उसके बाद जब भी आप ये ज़मीन बेचोगे, अगर ये 9 लाख में बिकती है तो नो प्रॉफिट नो लॉस, सी को कुछ नहीं मिलेगा। 9 लाख से ज़्यादा में बिकती है, क्योंकि आप बुक्स पे आप 9 लाख लिख चुके हो, अब तो 6 लाख से कोई मतलब ही नहीं है। आप 9 लाख से ज़्यादा में बिकती है तो मान लो 10 लाख में बिक गई तो 1 लाख जो है वो तीनों में बढ़ जाएगा, और वो गलत भी नहीं है, क्योंकि पिछला 3 लाख जो है वो पहले ही ए और बी को मिल गया, उसमें से सी कुछ मांग ही नहीं सकता, क्योंकि वो उसके आने से पहले ए और बी आपस में बांट चुके थे। बी के लिए, सी के लिए तो लैंड की वैल्यू 9 लाख है। ऐसे ही क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी है, पार्टनर के आने से पहले आप लॉस बांट लो और बुक्स में दिखाओ कि हमारी इन्वेस्टमेंट 6 लाख की है। अब ये इन्वेस्टमेंट 6 से कम में बिके या 6 से ज़्यादा में बिके, जो भी होगा वो ए बी सी तीनों में बटेगा बाद में। तो जब पार्टनर आता है, एसेट्स और लायबिलिटी को रिवैल्यू इसीलिए किया जाता है ताकि कोई भी पार्टनर, द वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी पेबल टू बी ब्रॉट डाउन टू देयर करंट वैल्यूज, सबको करंट वैल्यू पे इसलिए लाया जाता है सो दैट द इनकमिंग पार्टनर इज नॉट पुट टू एन एडवांटेज। जैसे पहले वाले में वो एक एग्जांपल में वो एडवांटेज में आ रहा था, और डिसएडवांटेज दूसरे वाले में डिसएडवांटेज में आ रहा था। किसी भी पार्टनर को ना ही हम एडवांटेज में छोड़ें ना ही डिसएडवांटेज में छोड़ें ड्यू टू चेंज इन वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स। इसलिए हम उसके आने से पहले अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर देते हैं, और इस एसेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू करने के लिए हम एक अकाउंट बनाते हैं जिसे बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसको हम एक और नाम से जानेंगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। देखो, हम ज़्यादातर 99% क्वेश्चंस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट वर्ड यूज़ करेंगे, तो बच्चों को ध्यान ही नहीं रहता है कि P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कोई शब्द है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम है P&L एडजस्टमेंट अकाउंट।